Hello, aspirants. Good morning and welcome to our lecture number one of Science and Technology module. Okay, in this Science and Technology module of Prelims Revision Series 2025, we will be covering around 20 to 25 lectures. Okay, based on different themes. And आज हमने टॉपिक जो चूज करे हैं वो है with respect to the amendment in the drugs and clinical trial rules, organ on chips, biocomputers, organized intelligence, ये सारी चीजें मैंने पिछले कुछ मंथ में आपके साथ द हिंदू एनालिसिस में कवर की हैं, राइट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में, रेयर डिजीज क्या होते हैं और उनके रिस्पेक्ट में ऑर्फन ड्रग्स, देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और उसी के कंटेक्स्ट में रिलीज की जाने वाली नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन एंड उससे रिलेटेड वेरियस बॉडीज के बारे में। ओके, नाउ ये जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर ऑर्गन ऑन चिप्स, बायो कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस, ऑर्फन ड्रग्स, रेड, देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, सो यू नीड अ डीप एंड क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज। ओके, इट्स नॉट लाइक अ काइंड ऑफ फैक्चुअल या फिर जिसको आप रॉट लर्निंग कर सकें। बट यहाँ पर जब बॉडीज के बारे में आता है या ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, नेशनल लिस्ट फॉर मेडिसिन या फिर जो भी रूल्स हैं ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट इनके अंडर में, वो थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट हो जाता है, वो इजीली याद हो जाता है। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम इन टॉपिक्स को समझें। ओके, एंड गुड बेस्ट थिंग इज दैट ये जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ोगे प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में, ये उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस के लिए भी। अगर इन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें आपके एक फॉर्डर मटेरियल के लिए भी काम करेंगी, लेकिन अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑन एप्लीकेशंस एंड रेलेवेंस ऑफ दीज बायो कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के बारे में, तो वो आपके पास मोर देन इनफ कंटेंट होगा। ओके, सो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अब इसकी फाउंडेशन रखते हुए कुछ बातें क्लियर करते हैं पहले। नाउ यू नो, किसी भी चीज की डिस्कवरी होती है, चाहे हम किसी भी दवाई किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने की बात करें या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट बनाने की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, जो भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करना है अपने लेबोरेटरी में वो कर लिया। इसके बाद आती है बात ट्रायल्स की। ट्रायल्स में हम लोग पहले एनिमल्स पे ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रैट्स। ठीक है, और जनरली माना जाता है कि इंसान अगर सबसे ज्यादा थैंकफुल किसी को हो सकता है तो वो रैट्स को, क्योंकि लगभग हर दवाई सबसे पहले इन्हीं पर टेस्ट की जाती है। ये माना जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है पूरा वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी से भी काफी रिजेंबल करता है। अगर इन पे कोई दवाई इफेक्टिव है तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस पर भी वो दवाई इफेक्टिव रहेगी। ओके, एनिमल्स के बाद हम फर्दर आते हैं ह्यूमन ट्रायल्स पे। अब ह्यूमन ट्रायल्स में एक प्रॉपर रिपोजिटरी होती है, हर कंट्री में होती है, जहां पर कुछ लोग वॉलेंटरीली खुद को सरेंडर करते हैं कि ये दवाई के टेस्ट के लिए हम लोग रेडी हैं। ऑब्वियसली पुअर कम्युनिटी से लोग आते हैं, ठीक है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ये दवाई नेगेटिव भी शो करती है, अपने साइड इफेक्ट्स भी शो करती है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होता है, इस पर्सन की हेल्थ पर या किसी वर्स्ट केस में इसकी डेथ भी हो जाती है। तो फिर अल्टीमेटली आपको कंपेंसेशन एंड ऑल दोज थिंग्स करनी पड़ती है। बट इंडिया में और मैनी अफ्रीकन कंट्रीज में, अब देखिए कहने के लिए मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन इस तरह की चीजें चलती हैं, बट इन पे कई बार एलिगेशंस लगे हैं कि ये लोग वहां के जो गरीब लोग हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते और उन पर न्यू मेडिसिन और न्यू थेराप्यूटिक्स के ट्रायल्स किए जाते हैं, जिनमें कई बार उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक एथिकल इशू आ जाता है कि या तो हम एनिमल की जान खतरे में डाल रहे हैं या फिर ह्यूमंस की ही जान खतरे में डाल रहे हैं एक न्यू थेराप्यूटिक या एक न्यू मेडिसिन वैक्सीन डेवलप करने के लिए। ओके, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है जहां पर हमें ना एनिमल्स पे ट्रायल करने की जरूरत पड़े ना ही ह्यूमंस पे ट्रायल करने की जरूरत पड़े, और हम न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थेराप्यूटिक्स, ट्रीटमेंट, दवाइयां, ओके, ये सब बना सकें? तो हाँ, उसका तरीका है और वो कहलाता है ऑर्गन ऑन चिप्स, बायो कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस। ये सब इसी डायरेक्शन में एक राइट स्टेप लिए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। ओके, तो पहले थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे अबाउट दिस ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, और फिर इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली कि हम लोग कैसे इन न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स सबसे पहले आए थे 2019 में। किसने इशू किए थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ओके, यहाँ पे मोस्टली फोकस किस चीज पे किया गया था? ऑन द कंडक्ट ऑफ एथिकल एंड क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स।
एथिकल क्यों? क्योंकि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि गरीब लोगों को लेकर आया जाए, ऑर्फन लोगों को लेकर आया जाए, या जो होमलेस लोग हैं उनको लेकर आया जाए किसी तरीके से बहला फुसला के या फाइनेंशियल इंसेंटिव का लालच देकर, और उन पे ऐसे ड्रग टेस्ट की जाए जिसके अभी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और ज्यादा डेडली हो सकते हैं, राइट? तो हमें ये इंश्योर करना था कि यहाँ पर जो भी ड्रग्स टेस्ट की जा रही हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं वो एथिकल वे में किए जाएं एंड क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स हो, ताकि अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट या जो दवाइयां निकल कर आए वो उसकी क्वालिटी श्योर हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोविड-19 के टाइम सबको वैक्सीन लग गई बट काफी केसेस आए कि यंग पीपल में बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं ड्यू टू जो वैक्सीनेशन हुआ है कोविड-19 के टाइम कोविशील्ड का। ओके, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल्स पे अब क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। चलिए पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर आखिर चेंजेस क्या किए गए थे। फर्स्ट चेंज किया गया था दैट इट रिड्यूस द टाइम फॉर अप्रूविंग द एप्लीकेशन टू जस्ट 30 डेज। किसी भी केस में चाहे आपको कोई ड्रग डिस्कवर करनी है, अभी यहाँ पे हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है? यानी कि इंडिया में ही ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में की जाएगी और मार्केट भी की जाएगी इंडिया में। अगर ऐसी किसी चीज के लिए आप अप्रूवल ले रहे हो तो ये अप्रूवल आपको मिल जाएगा 30 डेज में। तो इसने इस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है? सो दैट वाज अ गुड स्टेप। सेकंड, अगर ये जो ड्रग है ये डेवलप हुई है आउटसाइड द कंट्री तो अप्रूवल टाइम होगा अराउंड 90 डेज। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो कि सीडीएससीओ के हेड होते हैं। ओके, सीडीएससीओ बॉडी है, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके जो हेड होते हैं ही इज नोन एज डीजीसीआई। इन्होंने यहाँ पर एक रूल बनाया दैट इट वेव्ड ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द ड्रग्स विच आर अप्रूव्ड एंड ऑलरेडी मार्केटेड इन कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड यूएस। क्यों? क्योंकि देखिए ये माना जाता है कि वहां के जो नॉर्म्स हैं, ट्रायल नॉर्म्स, वो काफी बेटर हैं, काफी स्ट्रिंजेंट है। अगर एक ड्रग वहां पे अप्रूव हो गई है और वहां की मार्केट में यूज हो रही है तो हम उसको ऑटोमेटिक अप्रूव कर देंगे इंडिया के मार्केट के लिए भी। ओके, तो ये वेव ऑफ कर दिया गया कि अब आपको वापस से उस ड्रग के लिए इंडिया में ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। अगर इन कंट्रीज में वो ड्रग अप्रूव हो गई है तो आप इंडिया में डायरेक्ट मार्केट कर सकते हैं, आपको दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि डीएनए अलग है, जेनेटिक्स अलग है, सब कुछ अलग होता है अफ्रीकन, यूरोपियन, एशियन कंट्रीज के लोगों का, ठीक है, जीनोम्स वगैरह। तो इसमें कई बार देखा गया है कि जो दवाई यूरोपियन लोगों पर सूटेबल है वो कई बार अफ्रीकन लोगों पर उतनी सूटेबल नहीं होती है। जिस दवाई ने यूरोपियन पॉपुलेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए होंगे, कई बार वो अफ्रीकन कंट्रीज की पॉपुलेशन पे जब यूज होती है तो उल्टा साइड इफेक्ट्स दिखा जाती है, ठीक है? अफ्रीका के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, इंडिया या एशियन कंट्रीज में उतना ज्यादा नहीं होता है। इसलिए इंडिया ने कहा है कि हम वेव ऑफ कर रहे हैं ताकि ये दवाई लेट ना हो आने में, ठीक है? इंडिया में कोई बीमारी है, उसकी दवाई फॉरेन में अगर मिलती है तो सीधे लेके आइए इंडिया में और आप मार्केट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इन कंट्रीज में और यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी अप्रूव है तो। दिस वॉज द सेकेंड प्रोविजन। ओके, देन एक और कंसेप्ट निकल के आता है ऑर्फन ड्रग्स का। अब पहली बार इन रूल्स के अंडर में ऑर्फन ड्रग्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया। इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। सी, यहाँ पर ऐसे ड्रग्स की बात की जा रही है जो उन डिजीज को ट्रीट करेगा, उन डिजीज को ट्रीट करने की बात है जिसकी कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, जिसकी नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। तो इसमें उसको क्या है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिल पाता है उतना बड़ा, उस इतना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा एक वैक्सीन बनाने पे, लेकिन बाद में क्या दिखेगा, पेशेंट्स कितने हैं, 5 लाख में मुश्किल से एक पेशेंट है, राइट? तो ऐसे डिजीज को ही हम लोग कहते हैं रेयर डिजीज या ऑर्फन डिजीज, और उन डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ओके, विच अफेक्ट वो कंडीशंस विच अफेक्ट नॉट मोर देन 5 लाख पर्संस इन इंडिया। ओके, अगर सिर्फ 5 लाख लोगों को वो बीमारी है, उसके लिए अगर कोई कंपनी पूरा रिसर्च एंड डेवलप करके वैक्सीन बना रही है, दवाई बना रही है, तो उसको कहा जाएगा ऑर्फन ड्रग्स, और ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया 2019 के रूल्स में। ओके, सो तीनों प्रोविजन आपको समझ में आए। प्रोविजन बहुत सारे हैं लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ही इंपॉर्टेंट है। टाइम ड्यूरेशन कम किया गया, वेव ऑफ कर दिया गया अगर आपके ड्रग्स अप्रूव है इन दूसरी कंट्रीज के मार्केट में, एंड थर्ड, ऑर्फन ड्रग्स को पहली बार डिफाइन किया गया। ठीक है, डिफाइन इसलिए कर दिया गया ताकि और ज्यादा ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएं, और इसके साथ जो फी वेवर होता है, जो फी लगती है यहाँ पर अप्रूवल के लिए, उसको भी वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इसके। ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एक दवाई को गुजरना होता है। फर्स्ट, डिस्कवरी लेबोरेटरी में होगी, एनिमल मॉडल्स पे की जाएगी। उसके बाद फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल,
और फेज 3 ट्रायल्स ये सब इंसानों पे किए जाते हैं। पहले किसी एक पे किया जाएगा, फिर 2 पे, फिर सपोज 4 पे, फिर और जितना ज्यादा पॉपुलेशन के डेटा को यूज करते जाएंगे उतने ज्यादा। और एक बार अगर किसी दवाई ने फेज 3 को पार कर दिया तब हम मान लेते हैं कि यस, नाउ इट इज फुली फिट फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट। ओके, नाउ 2023 के रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था टू रिप्लेस द यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च, स्पेशली इन ड्रग टेस्टिंग, क्योंकि एनिमल्स की डेथ इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आप एनिमल्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हो तो किसको यूज करोगे फिर? ह्यूमंस को? नहीं, उनको तो और भी नहीं कर सकते। ओके, तो इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ नॉन एनिमल या ह्यूमन रेलेवेंट मेथड्स हमें कुछ न्यू मेथड्स यूज करने होंगे, जैसे 3D ऑर्गेनॉइड्स। क्या होते हैं अभी जानेंगे थोड़ी देर में। organ on chip and advanced computation methods like biocomputers। ओके, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं एनिमल्स और ह्यूमन पे जो ट्रायल्स की जाती है उसकी जगह पर। ठीक है, यानी कि हमने 2023 में जो अमेंडमेंट किया उसमें हमने कहा हम एनिमल्स पे ट्रायल्स कंडक्ट नहीं करेंगे, वो अनएथिकल है। हम ह्यूमंस पर भी ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगे, वो अनएथिकल है। रादर हम लोग ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेंगे, जैसे 3D ऑर्गेनॉइड्स, ऑर्गन ऑन चिप्स एंड एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड्स। ओके, अब ये जो ऑर्गन ऑन चिप है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत हाईटेक चीजें हैं, इसके लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, आपको बायोलॉजी की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री के नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, एट द सेम टाइम आपको चिप, सेमीकंडक्टर्स, इनके नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज रिक्वायर करता है, उतना हाईटेक नॉलेज एटलीस्ट कम से कम इंडिया में तो अभी नहीं है, और इसलिए हम लोग मोस्टली इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं इन चीजों के लिए। ओके, तो एक एक करके तीनों इश्यूज को समझेंगे, 3D ऑर्गेनॉइड्स को, ऑर्गन ऑन चिप्स को एंड बायो कंप्यूटर्स को। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं हम लोग ऑर्गन ऑन चिप्स पे। प्रीलिम्स के लिए भी काम का है और मेंस में भी एज अ फॉर्डर मटेरियल काम करेगा, और एथिक्स के पेपर में भी कभी आपको पूछा जाए कि ये जो ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के, वो एनिमल्स के लिए भी अनएथिकल है और ह्यूमंस के लिए भी, तो क्या ये करने चाहिए? तो उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो कि इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। और ये कोई आज के नहीं है, ये 2010 से चले आ रहे हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे ये अब जाके ज्यादा न्यूज में आए। यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्गन ऑन चिप्स किस तरीके का होगा। ये आप चिप देख रहे हैं अपने सामने। ठीक है, यहाँ पर आपको हार्ट भी मिल जाएगा, आपको लंग्स, आपको किडनी, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिमुलेशन होगा यहाँ पर उस ऑर्गन का जो आपकी बॉडी में है, ताकि यहाँ पर जो भी टेस्टिंग होगी वो एग्जैक्टली दिखाएगी कि अगर यही दवाई इस वक्त आपके दिल को, आपके किडनी या आपके लिवर को दी गई होती तो किस तरीके से वो रिएक्ट करता। ओके, ये और ये सब कहाँ हो रहा है? एक चिप पे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑन चिप्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू ए माइक्रो इंजीनियर्ड biomimetic system that reflects the structural and functional characteristics of human tissue। ठीक है? इसे कहा जाता है माइक्रो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर टिश्यू चिप्स। बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसी आपकी बॉडी करेगी किसी दवाई के कांटेक्ट में आने के बाद। ओके, इट इज ए स्मॉल डिवाइस कंटेनिंग ह्यूमन सेल्स दैट आर यूज्ड टू मिमिक द एनवायरनमेंट इन ह्यूमन ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग जैसे हार्ट है अगर तो वो ब्लड फ्लो भी देगा। ठीक है, लंग्स हैं तो वो आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स को भी शो करेगा। ओके, इट सर्व एज अ सिंथेटिक एनवायरनमेंट इन विच टू टेस्ट द न्यू ड्रग्स। ओके, इट इन्वॉल्व्स बायोमटेरियल टेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इंजीनियरिंग कंबाइंड टुगेदर विद मिनिएचराइज्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी? अब ये पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में आजकल। अप्लाइड बेस्ड नॉलेज वो आपसे बिल्कुल पूछता है आजकल। अभी रिसेंटली इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिसिशन मेडिसिन बनाने में, कि एग्जैक्टली हम मेडिसिन बना रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गन में होने वाली प्रॉब्लम के अगेंस्ट। ठीक है, प्रिसिशन मेडिसिन बनाने में काम आएगा, ड्रग डेवलपमेंट में काम आएगा, स्क्रीनिंग करने में काम आएगा कि आखिर ये बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, ये आपकी पूरी it can replicate the human physiology, providing insights into the studied organ function and disease pathophysiology। ओके, सो हम लोग और ज्यादा एक्यूरेट ड्रग्स डिस्कवर कर पाएंगे इसकी मदद से। इंपॉर्टेंस ये आप खुद से पढ़ लेंगे, वो एथिकल कंसर्न्स और ये पेटा वाले हमेशा लगे रहते हैं कि आप जानवरों की जान लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो सब आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अक्रॉस द ग्लोब ये कब से चल रहा है? तो ये चल रहा है, फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप मॉडल बनाया गया था 2010 में। ठीक है, ये कोई आज की बात नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने इसको 2010 में बनाया था। इन्होंने सबसे पहले बनाया था लंग ऑन ए चिप।
जो कि पूरी तरीके से मिमिक कर रहा था आपके लंग्स को, आपकी ब्रीदिंग मोशंस को। इसके बाद जब ये सक्सेसफुल रहा तो इन्होंने और भी ऑर्गन्स बनाने की कोशिश की। तो इसके लिए 2014 में इन्होंने प्रॉपर एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली कई अलग अलग तरह के चिप्स बनाए गए, जैसे बोन मैरो, एपिथेलियल बैरियर, लंग, गट, किडनी, वेजाइना एंड सो ऑन। ओके, क्या इंडिया ने इसमें कुछ किया है? तो हाँ, किया है, लेकिन हमने किया है स्किन ऑन चिप मॉडल। इसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फॉर स्किन इरिटेशन या फिर टॉक्सिसिटी, एंड एक रेटिना ऑन चिप मॉडल भी बनाया है हमने, ताकि हम देख सकें कि ये कि इस पे कौन से ड्रग किस तरीके से काम करेगी। तो इवन इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि 14 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट जब पहली बार कोई इस तरह की चिप बनाई गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये भी द हिंदू का ही आर्टिकल था। साइंटिस्ट फ्यूज ब्रेन लाइक टिश्यू विद इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक कंप्यूटर्स। ठीक है, बायो कंप्यूटर्स की यहाँ पे बात हुई, और इसी के साथ ये टर्म निकल के आया, ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो हम ये दोनों को जानेंगे, इनके एप्लीकेशन जानेंगे। ऑर्गेनॉइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी एक प्रॉपर चिप, और यहाँ पर आपका जो भी बॉडी ऑर्गन है उसका पूरा का पूरा एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर आपको दिखता है। Okay, just like a sort of reality. Okay, this is the organoid, this is the MEH chip, और यहाँ से ये इसमें आपको, जैसे आप फिक्शन मूवीज वगैरह में देखते हो हॉलीवुड की, उस तरीके से आपको आप अपने बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से देख सकते हो। उसका उसके लिए ड्रग जब इसमें इंजेक्ट किया जाएगा तो ये दिखा सकता है कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनॉइड। These are lab-grown tissues that resemble the organs. These are three-dimensional structure. अब प्रीलिम्स में ना वो आपके साथ इसी तरीके से स्टेटमेंट से खेलता है कई बार, lab-grown tissues which are two-dimensional structure। ठीक है, तो टू डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल होता तो फिर वो उतना इफेक्टिवली हम लोग कर नहीं पाते। थ्री डायमेंशनल एकदम आपके सामने बिल्कुल। ठीक है, और ड्राइव कहाँ से होता है? इट इज ड्राइव फ्रॉम दी स्टेम सेल। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, प्रीलिम्स में यही स्टेटमेंट में इधर उधर होके आते हैं और फिर वो आपको परेशान करते हैं। They are smaller, they are simpler versions of an organ, and they can mimic the architecture and function of a specific organ in your body. Okay. They can be crafted to replicate much of the complexity of an organ or to express the selected aspect of it. Like ऐसा नहीं है कि अगर आपके लंग्स को स्टडी किया जा रहा है यहाँ पर तो आपके लंग्स के सारे फंक्शन को दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे एक फंक्शन दिखाओ प्रॉपर, कि आखिर ब्रीदिंग में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो हम उसको उस तरीके से क्राफ्ट कर सकते हैं कि वो हमें सिलेक्टेड एस्पेक्ट ही दिखाएगा जिसकी हमें एग्जैक्टली जरूरत है जानने की। like producing only certain types of cells, right? साइज में ये रेंज कर सकते हैं फ्रॉम एक हेयर के विड्थ से तो 5 मिलीमीटर तक, ठीक है, छोटे भी बना सकते हैं आप जितना चाहें। बायो कंप्यूटर्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम इनकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। बायो कंप्यूटर्स, दे आर एक्चुअली टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका डीएनए या फिर आपके प्रोटीन्स। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, माइक्रो आरएनए, ये सारी चीजें मैंने आपको एक लेक्चर में समझाई थी जब मैंने आपके साथ 2024 का मेडिसिन नोबेल प्राइज डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इनमें हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम वहां पर बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन कंप्यूटर्स में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, आपका डीएनए यूज कर रहे हैं, आपके प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशनल टास्क। ओके, एक तो इनकी मदद से ये हो जाता है कि जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो काफी फास्ट हो जाता है देन द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, क्योंकि पहले फिर हमें डीएनए, प्रोटीन्स, इन सबकी पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी नॉर्मल कंप्यूटर्स में, तब जाकर वो रिजल्ट देगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग डायरेक्टली डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह को ही यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पूरे प्रोसेस को फास्ट कर देगा देन द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, और ये पोटेंशियल रखता है टू रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। ओके, जैसे अभी एक टाइप का बायो कंप्यूटर जो यूज में है वो है डीएनए कंप्यूटर। ये यूज करता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को टू स्टोर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ओके, अब ऑर्गेनाइड से ही जुड़ा टर्म है ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। तो ये ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा बेटर फंक्शन करेगा, या आप ये कह लीजिए कि इसी को हम लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के साथ यूज करेंगे तो हम और तेजी से अपने रिसर्च में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस, इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनॉइड्स, जो हमने ऊपर बनाए 3D स्ट्रक्चर, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनॉइड्स टू एग्जिबिट सर्टेन बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ इंटेलिजेंस सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, learning or adapting to changing environment.
देखिए, अगेन अभी तो रिसर्च बेस्ड ही है, काफी इमर्जिंग फील्ड है, उतनी कोई इतना परफेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी रिसर्चर वही बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग को ही यूज कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपका जो ब्रेन है, जो आपके ब्रेन सेल्स है, उन्हीं का 3D कल्चर बनाया जा रहा है। यदि 3D कल्चर ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन सेल्स, उसी को कह रहे हैं हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स एंड ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मशीन का और आपके ब्रेन का जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं 3D कल्चर करके, उसका जो लिंक करके बनाया जाएगा, वही कहलाएगा ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीन की इंटेलिजेंस भी यूज हो रही है और आपके ब्रेन के ऑर्गन्स भी यूज हो रहे हैं। The organoids share aspects of brain structure and function that they play a key role in cognitive functions like learning and memory. It will serve as a biological hardware. These are the points जो आपको prelims statements में मिलेंगे. It serve as a biological hardware and हो सकता है कि एक दिन it could even be more efficient than the current computers running artificial intelligence programs, क्योंकि यहाँ पे आप human brain की जो computational capacity है उसका use कर रहे हो directly. The organoid intelligence requires scaling up current brain organoids into complex, durable, 3D structure enriched with cells and genes associated with learning, and connecting these to the next generation input and output devices and AI, machine learning. जब इन सब के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम और बेटर कंप्यूटेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं इसकी। ओके, हालांकि इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी न्यू मॉडल्स की, एल्गोरिदम्स की एंड इंटरफेस टेक्नोलॉजीज की to communicate with the brain organoids and understand how they learn and compute and process and store the massive amount of data they will generate. So, what is the premise of using the biocomputer technology? First thing is कि researchers अभी तक क्या यूज कर रहे हैं? They are using the rat brain, चूहे के ब्रेन को यूज कर रहे हैं to investigate various neurological disorders, ठीक है, जितनी भी ये बीमारियां होती है दिमाग से जुड़ी हुई, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चर्स अभी रिलाई करते हैं रैट के ब्रेन पर। ठीक है, बट अगर हम एग्जैक्टली देखें तो काफी डिफरेंसेस होते हैं इन दी स्ट्रक्चर, फंक्शन एज वेल एज कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ रोडेंट्स एंड ह्यूमंस। तो जरूरी नहीं है कि आप चूहे पे रिसर्च करके जो ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो वो ह्यूमन ब्रेन के लिए भी उतने ज्यादा फिट हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत है एक ऐसे सिस्टम डेवलप करने की जो ज्यादा रेलेवेंट हो towards the humans. Okay, therefore scientists are building 3D cultures of brain tissues in the lab, also called as brain organoids. Now these mini brains जिन्हें बनाया जाएगा ह्यूमन स्टेम सेल्स यूज करके, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यहाँ पे आप कोई भी बाहर से सेंसरी इनपुट नहीं दे रहे हो। ठीक है, कोई टच, स्मेल या विजन इस तरह की चीज नहीं, कोई आउटपुट कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। जब आप ये रिसर्च कर रहे हो तो कोई आउटपुट कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इफ इवन आई एम होल्डिंग ए पेन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट से कनेक्ट है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप जब ये ऑर्गेनॉइड बना रहे हो, ब्रेन ऑर्गेनॉइड, तो यहाँ पे कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है अभी। ठीक, जबकि हमारा जो रियल ब्रेन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। And when inserted in a rat, it shows different behavior interpretation. So what are the opportunities for biocomputers? सबसे important that हम मान सकते हैं कि चलिए ह्यूमन ब्रेन्स आर स्लोअर देन द कंप्यूटर्स, ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह करने में, बट दे आउटशाइन द मशीन्स एट द प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। लेकिन कई ऐसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है जिसको प्रोसेस करने में कंप्यूटर फेल हो सकता है, बट आपका दिमाग नहीं होता। ठीक है, जैसे एथिकल इश्यूज ही ले लीजिए, कंप्यूटर को परवाह नहीं है उस चीज की। ठीक है, उसको जो इनपुट दोगे उस बेसिस पे आउटपुट दे देगा, बट आपका ब्रेन बेटर सोच पाता है इनपुट आउटपुट के अलावा भी कि इसमें एथिकल कंसर्न्स अगर कोई आ रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग टोटली मशीन पर रिलाई नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि मशीन के साथ ह्यूमन ब्रेन की जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको भी यूज कर सकें। नाउ कंपेयरिंग द डेटा ऑन ब्रेन स्ट्रक्चर, connections and signaling between healthy and patient derived organoids, it can reveal the biological basis of human cognition, learning and memory। ठीक है, एक तरफ हम उस आदमी के ब्रेन का ऑर्गेनाइड बना लें जो कि पेशेंट है, और दूसरी तरफ उस आदमी के ब्रेन का ऑर्गेनाइड बना लें जो हेल्दी है। फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर क्या किस बेसिस पर डिपेंड करती है इंसान की कॉग्निशन, लर्निंग या मेमोरी, जो डिफर करती है सबकी एक दूसरे से। ओके, सो हमें अल्टीमेटली मदद मिलेगी टू डिकोड द पैथोलॉजी ऑफ एंड ड्रग डेवलपमेंट फॉर डिवास्टेटिंग न्यूरो डेवलपमेंटल, जो दिमाग से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, एंड डीजनरेटिव डिजीजेस सच एज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, एक हेल्दी ब्रेन का ऑर्गेनाइड है हमारे पास, दूसरा पेशेंट का, फिर दोनों में
हम कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर क्या डिफर कर रहा है दोनों में, जिस वजह से इस आदमी को से पार्किंसन डिजीज है जबकि ये वाले आदमी का ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से हेल्दी है। ठीक है, हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होगा सामने दोनों के ब्रेन का, सो हम बेटर रिसर्च कर पाएंगे, बेटर चीजों को समझ पाएंगे। So what is the significance of creating this biocomputer? The significance is it is created by combining brain organoids with the modern computing methods such as artificial intelligence या machine learning to create the biocomputer. Okay, so they can reveal the biological basis of human cognition, the learning and memory and could also help decode diseases such as Parkinson disease. ठीक है, तो कई बार आपको सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज मेंस में तो लिखना ही है फिर ये। तो क्या ये कंप्यूटर्स कमर्शियल यूज के लिए रेडी हैं? अभी तो नहीं है। ओके, दे आर नॉट, बिकॉज अभी हम लोग जो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स बना रहे हैं दे हैव डायमीटर ऑफ जस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर। ओके, एंड दे हैव फ्यूअर देन 1 लाख सेल्स, जबकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये जो 1 लाख है इट इज जस्ट हार्डली 3 मिलियन ऑफ द साइज ऑफ एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन। तो ये ऑर्गेनाइड जो बना रहे हैं हम, ये अभी बहुत छोटे हैं। वी नीड टू स्केल अप द ब्रेन ऑर्गेनॉइड ताकि हम इनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकें। ओके, इसके अलावा रिसर्चर्स विल आल्सो हैव टू डेवलप माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट the oxygen and nutrients and remove the waste products. They will also need to develop and use advanced analytical techniques to correlate the structural and functional changes in the brain organoids to have various output variables. ठीक है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन आउटपुट से बाहर से भी ले रहा है, बट यहाँ पर इन ऑर्गेनाइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो अभी तो सिर्फ प्रिमिटिव लेवल पर ये सारी रिसर्च चल रही है, बट अल्टीमेट चैलेंज क्या है? टू स्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म मेमोरी विच विल टेक some time at least. Okay, and there is also proposal to have an ethics team to parallelly identify, discuss and analyze ethical issues as they arise in the course of this work. तो वो एथिकल इश्यूज तो हमेशा हर चीज का रहेंगे। एनीवे, चलिए यहाँ पर ये सारी बातें हो गई है। अब हम जान लेते हैं दो बॉडीज के बारे में, CDSCO एंड इसके हेड DCGI। ओके, सो यहाँ पर CDSCO के, इसके मैंने कई बार इसके बारे में आपको न्यूज एनालिसिस के साथ भी बात की है। यहाँ पे अल्टीमेटली इट इज द नेशनल लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडिया। ठीक है, और ये सेटअप की जाती है अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, और इसके जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, नो फोकस हियर, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, conduct of clinical trials, okay, laying down the standards for the drugs and control over the quality of imported drugs. Okay, जो ड्रग्स भी इंपोर्ट की जा रही हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर करने का काम भी इसी CDSCO का है। इसके अलावा कई जगहों पर जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक, तो उस पे स्टेट लेवल की अथॉरिटीज का भी राइट बनता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। Okay, CDSCO along with state regulators are jointly responsible for grant of license of certain specialized categories of critical drugs such as blood products, IV fluids, vaccine and sera. तो इसके लिए जो लाइसेंस है वो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज भी दे सकती हैं और CDSCO भी दे सकता है। इसके हेड होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं का काम होता है मेन अप्रूवल देना, लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स सच एज जो हमने ऊपर नाम देखे। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो CDSCO कर रहा है वही उसके हेड का काम है, नथिंग डिफरेंट। अब थोड़ा सा हम इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में जानेंगे। इसका मैंने आपको माइंड मैप भी दिया है फॉर क्विक रिविजन, बट फिलहाल हम इसमें मेन बातों पे चलते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट थिंग इज कि अगर इसमें जो ड्रग्स लिखी गई हैं तो उनको अलग अलग शेड्यूल में डाला गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दो, शेड्यूल H ड्रग्स एंड शेड्यूल X ड्रग। अगर कोई ड्रग्स शेड्यूल H में है दैट मींस इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर वो शेड्यूल X में है इट इंक्लूड दी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स एंड इसके लिए रेगुलेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। हैबिट फॉर्मिंग इज लाइक कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है, जैसे अगर आपने खांसी की दवाई कभी खाई हो तो बड़ी मीठी लगती है, टेस्टी लगती है, ये तो लोग पूरी एक बॉटल ही पी जाते हैं दिन भर में। कई बार लोगों को पैरासिटामोल ले लेके बार बार ऐसी आदत हो जाती है बॉडी में कि अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनको लगता है यार मुझे फीवर है अंदर से, ठीक है, हल्का हल्का मुझे फीवर है, मेरी आंखों में जलन सी है, फिर वो पैरासिटामोल उनकी बॉडी में आदत सी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ड्रग्स
जो हैबिट फॉर्म कर सकती है आपको, जिसके बिना आपकी बॉडी किसी अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दे, उसे डाला जाता है शेड्यूल एक्स ड्रग्स में। ठीक है, तो ये 2 शेड्यूल आप याद रखेंगे। इसके अलावा वही सब बातें, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह इंश्योर करना, इंपोर्ट भी जो दवाइयां की जा रही है उन पे भी बात करना। इसके अलावा टेस्टिंग लेबोरेटरीज ओपन की जाती हैं इसी के अंडर में, पनिशमेंट है ऑफेंसेस के लिए। और इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये थोड़े दिन पहले भी मैंने न्यूज़पेपर में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो शेड्यूल एम ड्रग्स हैं हमारी, ठीक है, दे आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रीमाइसेस टू एंश्योर देयर प्रोडक्ट क्वालिटी, कि आप लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो। ओके, ये मैंडेटरी है इसको कंप्लाई करना अब। ठीक है, इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की भी प्रोविजन है इसमें, अभी हम आएंगे उस पर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की भी बात करेंगे। एंड एक और चीज की अभी रिसेंटली इसको अमेंड किया गया था और यहाँ पे अब इंक्लूड कर लिया गया है, जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, कि इनके लिए इनकी भी जो ड्रग्स होंगी, जो दवाइयां होंगी, उनको भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे और अप्रोप्रिएट लेबलिंग करनी होगी और सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो अब इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एक्ट के डोमेन में वो ट्रेडिशनल ड्रग्स भी लाई करेंगी। ओके, labeling requirement, they must carry the labels as well as the ingredient list, usage instruction and warnings if any। CDSCO इसी एक्ट के अंडर में सेटअप किया गया था, जो हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। रिसेंट अमेंडमेंट में ऑनलाइन पोर्टल्स एंड लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। इसके अलावा फोकस किया जाएगा क्लिनिकल ट्रायल्स पे और मेडिकल डिवाइसेस पर। ओके, इनको लेकर क्लियर स्टैंडर्ड्स सेट किए गए फॉर अप्रूवल एंड ओवरसाइट। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको माइंड मैप के फॉर्म में दे दी है फॉर क्विक रिवीजन। अब हम चलते हैं रेयर डिसीज के बारे में और ऑर्फन ड्रग्स। अब देखिए, ऑर्फन ड्रग्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ वो ड्रग्स जो किसी ऐसी दवा बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं जो अपने आप में एक रेयर बीमारी है, जो कि बहुत कम लोगों में होती है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स कम है इसके, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए अगर दवाई बनाई भी जा रही है तो कमर्शियली तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है ये सब। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को नाम दिया जाता है ऑर्फन ड्रग्स। राइट, अब यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ नाम नोट डाउन किए हैं ऑर्फन ड्रग्स के। कई बार यूपीएससी आपसे पूछ भी सकता है 3-4 नाम देकर। ठीक है, जैसे सबसे पहले है स्पिनरेजा, ये ट्रीट करता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को, जो कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, स्पिनरेजा। सिमिलरली म्यूजाइम, ये ट्रीट करता है पॉम्पे डिजीज को, ठीक है, जिसमें आपके मसल्स और नर्व फंक्शंस पे असर पड़ता है। एल्डोरेजाइन, विमिजिम, सोलिरिस, नेग्लाजाइम एंड कुवान। ठीक है, ये सारे ड्रग्स के जो नाम है, 7 नेम्स, ये न्यूज़पेपर में अलग अलग टाइम पर आए, इसीलिए मैंने आपके साथ ये यहाँ पर लिस्ट बना दी। सिर्फ एक बार नजर डाल लीजिएगा, अगर सब में से कोई एक आध भी नाम याद रह जाए, जैसे उसने क्वेश्चन पूछे ना पिछले कुछ साल में, 3-4 पोर्ट के नाम देके पूछ लिया, तो इस तरह की चीजें वो पूछता है। द्रोण बाप, कुल्ले बाप नाम देके पूछ लिया कि ये क्या है, तो लैंड मेजरमेंट टाइप की चीजें थी एंशिएंट इंडिया में, तो उसी तरीके से कई बार नाम लेके पूछ लेता है। सो याद रखिएगा, दीज आर दी ऑर्फन ड्रग्स जो न्यूज में भी रही हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, रेयर डिजीज। अब रेयर डिजीज की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस इतना सा है कि ये बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करती है ये बीमारी, जैसे किसी भी तरह के जेनेटिक डिजीजेस या रेयर कैंसर्स या इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस या फिर किसी भी तरह के डीजनरेटिव डिजीजेस। एंड अभी तक हमारे वर्ल्ड में करीब 7,000 नोन डिजीज हैं, लेकिन सिर्फ 5% ऐसे हैं विच आर ट्रीटेबल। हम लोग कहते हैं ना, लगभग इंसान हर बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है, नहीं, बीमारियां तो करीब 7,000 से ज्यादा हैं वर्ल्ड में, लेकिन ओनली 5% बीमारियों को आज तक इंसान ट्रीट कर पाया है। तो बाकी सब क्या हो गई, वो सब कहलाएंगे रेयर डिजीज के उसमें। ओके, सो देयर इज नो सिंगल और एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीज। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन दी हुई है दैट rare diseases are the disease which have prevalence of 1 or less in every 1,000 people or less। ओके, 1000 लोगों में से अगर किसी एक को ये बीमारी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेयर डिजीज। और ऐसे रेयर डिजीज को ट्रीट करने वाली दवाइयों को हम क्या कहेंगे, ऑर्फन ड्रग्स। ओके, अब इंडिया 2021 में इसके लिए एक रेयर डिजीज नेशनल पॉलिसी लेकर आया। इसके सिर्फ 3 प्रोविजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसने इस बीमारी को कैटेगराइज किया इनटू 3 ग्रुप्स। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। पहला, उन डिसऑर्डर्स की बात की गई जो कम से कम एक बार ट्रीट करने में
सॉल्व नहीं होते, ठीक है। एक बार ट्रीटमेंट दें और ये बीमारी खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक, एक बार में तो नहीं होगी। दिस इज ग्रुप 1। सेकंड इज ऐसी बीमारियां जिन्हें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे थैलेसेमिया, ठीक है, लाइफ टाइम आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहिए, ओके, बट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन लोअर कॉस्ट पे मिल जाता है ये। दिस इज दी ग्रुप 2। एंड थर्ड, वो कैटेगरीज जिनके लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट प्रेजेंट तो है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, करा लीजिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है और इसमें भी लाइफ लॉन्ग थेरेपी की जरूरत पड़ती है। दिस इज ग्रुप 3। ओके, और क्योंकि ये पॉलिसी अभी 2021 में आई है, तब से इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल 2 साल 3 साल 4 साल पीछे से क्वेश्चन उठाता है। ओके, अब सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोविजन, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इस बीमारी को। सेकंड प्रोविजन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, निदान केंद्र बनाए जाएंगे फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, वाइल निदान केंद्र विल बी सेटअप फॉर जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज। और थर्ड, अगर किसी इंसान को इस तरह की बीमारी है, रेयर डिजीज है, तो उसे 50 लाख रुपीस तक का फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, अगर वो अपना इलाज कराता है किसी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो बनाए गए हैं ऊपर, अराउंड 12। ओके, ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन। अब इसके रिस्पेक्ट में 2-3 चीजें जान लीजिए। एक है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, जो हम टाइम टू टाइम इशू करते हैं। दूसरा है नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन, एंड थर्ड है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये तीनों टॉपिक इस एक ही आर्टिकल से ड्राइव होते हैं। अब पहले तो ये जानिए कि ये जो एनपीपीए प्राइस फिक्स करता है ना, ये फिक्स करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, ठीक है। जितना होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, उस हिसाब से ये इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो ड्रग्स होंगी उनके प्राइसेस को बढ़ाने की परमिशन दे देता है। ओके, तो चलिए नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन के बारे में जानते हैं। कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसाइड करती है। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1996 में। क्यों किया गया था? क्योंकि डब्ल्यूएचओ लेकर आया था एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, तो उसी की लाइन पर इंडिया ने भी अपने लेवल पर एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन निकाली, जो कि जरूरी है। बहुत बेसिक दवाइयां हैं, तो इनके प्राइस जो है उनको रेगुलेट करना जरूरी है। अगर सपोज कीजिए कि पैरासिटामोल ही 10 रुपीज की हो जाए एक, तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसी एसेंशियल मेडिसिन को हमने अंडर दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमने एक लिस्ट बनाई और उसमें इसके प्राइस को फिक्स कर दिया गया, एक सीलिंग लगा दी गई इनके प्राइस पर। अब ये बात याद रखिए कि डब्ल्यूएचओ जो ये लिस्ट लेकर आया ना, ये कंट्री स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि उसने एक लिस्ट जारी कर दी और पूरे वर्ल्ड में ये सारी जो दवाइयां हैं ये एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में आ जाएंगी। नो, कंट्री स्पेसिफिक होती है, जिस कंट्री में जैसी बीमारियां हो। कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, कुछ अलग हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जब ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है तो किस बेसिस पर की जाती है? 4 मेन बेसिस होते हैं, ठीक है। मेन बेसिस जो होता है वो होता है कि डिजीज का प्रेवलेंस कितना है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी रेलेवेंट रहेगी ये दवाई। थर्ड, एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, ये दवाई कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है। एंड फोर्थ, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे भी ज्यादा चीप और ज्यादा इफेक्टिव दवाई मार्केट में हो। अगर वो है अवेलेबल तो फिर उसको इंक्लूड कीजिए और जो दवाई यहाँ है उसको बाहर कर दीजिए। ओके, ये चारों फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं जब ये लिस्ट बनाई जाती है। डब्ल्यूएचओ ये लिस्ट पब्लिश करता है एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में इसको अपडेट करता है। कुछ दवाइयां होंगी उनको निकाल दिया जाएगा, या कोई न्यू दवाइयां होंगी वो ऐड कर ली जाएंगी। ओके, और उसी तरीके से ये कंट्री स्पेसिफिक होती है, जिस कंट्री पर जिस बीमारी का जितना बर्डन होगा उस हिसाब से ये बनाई जाती है। और ये तीनों लेवल की बीमारियों को टारगेट करता है, प्राइमरी लेवल की, सेकेंडरी लेवल या टर्शियरी लेवल की, लेवल पे जिन मेडिसिन की जरूरत होती है तीनों को कवर करता है। ओके, अब इंडिया जब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पब्लिश करता है तो उसमें जिन दवाइयों के नाम इंक्लूड कर दिए गए उनको कहा जाएगा शेड्यूल्ड ड्रग्स। ओके, और ये शेड्यूल्ड ड्रग्स कंपैरेटिवली चीपर होंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि यहां पर इन शेड्यूल्ड ड्रग्स को जो इस लिस्ट में, इनके प्राइस पे एक सीलिंग लगा देता है बेस्ड ऑन दी होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार प्राइस फिक्स कर दिए गए तो यही होंगे, नहीं, हर 2 साल में हम लोग अपडेट करेंगे, तो वहां पे परमिशन दी जा सकती है बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स कि आप इस दवाई के रेट इतना % बढ़ा सकते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली किया भी गया है।
अब दो चीजें और जानिए, इंक्लूजन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा और डिलीशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा इस लिस्ट में। सो वन थिंग इज, पहली बात कि ये दवाई जिस बीमारी के लिए यूज हो रही है वो बीमारी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, कि ये दवाई लाइसेंस है या अप्रूव्ड हो चुकी है बाय डीसीजीआई। थर्ड इज, इस दवाई की एफिकेसी प्रूफ हो चुकी है कि अच्छी दवाई है। नेक्स्ट इज, सेफ भी है एंड इसकी सेफ्टी के साइंटिफिक एविडेंसेस भी दिए गए हैं। इसके अलावा कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, जो ऑलरेडी जो दवाई है मार्केट में इस बीमारी के लिए उससे ज्यादा सस्ती है, उससे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अलाइंड विद द करेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो ये वो बेसिस होगा जिसके बेसिस पर इंक्लूजन किया जाएगा इस लिस्ट में। फिर डिलीशन किस बेसिस पे किया जाएगा? डिलीशन किया जाएगा कि ये दवाई इंडिया में बैन कर दी गई है अगर, ठीक है, जैसे कई दवाइयों के बाद में साइड इफेक्ट्स आते हैं तो बैन कर दी जाती है, ठीक है। या फिर ऐसी रिपोर्ट्स मिले कि दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस मेडिसिन। नेक्स्ट इज कि अगर कोई और चीपर ऑल्टरनेटिव आ गया मार्केट में विद बेटर एफिकेसी तो इस दवाई को डिलीट करो और उस वाली को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। या फिर जिस डिजीज के लिए ये दवाई इंक्लूड की गई थी अब वो डिजीज कोई बड़ी बीमारी नहीं रह गया है, ठीक है, तो इसकी दवाई को भी फ्री करो। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स। जो दवाइयां आपको दी जा रही है एंटीबायोटिक्स, उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है। तो अगर हमारे यहाँ बहुत ओवर कंजम्पशन होता है एंटीबायोटिक्स का, अगर कोई दवाई अब हमारे दवाई के अगेंस्ट हमारे इंडिया में, इंडियन पॉपुलेशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया गया है, ठीक है, तो वो दवाई फिर अब इफेक्टिव तो रह नहीं गई, तो ऐसी दवाई को भी रिमूव कर दिया जाएगा अगर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली गई है बाय द माइक्रोब, ओके, तो उसको दवाई को भी रिमूव कर दिया जाएगा। इस लिस्ट का लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब जैसे जब कोविड आया था ना तो मास्क, पीपीटी किट्स, हैंड सैनिटाइजर, इन सबके प्राइस इसी लिस्ट में डाल दिए गए थे और उनके प्राइस पे सीलिंग लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये माना गया था कि इस वक्त, इस क्राइसिस के वक्त में ये सब चीजें एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट है, ओके। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर में ये राइट मिलता है इनको कि आप इस तरह की लिस्ट बना सकते हो, आप इस तरह के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू कर सकते हो। तो ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू करती है गवर्नमेंट, ठीक है, 2013 में भी किए थे, अभी सबसे लेटेस्ट 2022 में किए गए। तो ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू किए जाते हैं, दे आर इशूड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। और ये ऑर्डर्स आपको प्रोवाइड करते हैं द लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल ड्रग्स, किस किस ड्रग के प्राइस कंट्रोल किए गए, द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स, अभी हम ये प्रोसीजर भी जानेंगे क्योंकि ये भी जरूरी है कि किस बेसिस पर आप प्राइस फिक्स कर रहे हो इस दवाई का। मेथड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइसेस फिक्स बाय गवर्नमेंट एंड पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ठीक है, ये होता है आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अभी एज ऑफ नाउ इस ये जो लिस्ट है पूरी, इसके अंडर में 384 ड्रग्स इंक्लूडेड है। प्राइस किस हिसाब से फिक्स करेंगे? देखिए, एक तरफ तो है आपके ब्रांड्स, दूसरी तरफ है आपके उनके जेनेरिक वर्जन। अब आप ऐसी कंपनीज को ढूंढ लीजिए जो मार्केट का कम से कम 1% शेयर होल्ड करती हो इस पर्टिकुलर दवाई में, ठीक है। तो ऐसे सारे ब्रांड्स और सारी जेनेरिक बनाने वाली कंपनीज, इनकी जो प्राइस होंगे उनका एवरेज ले लीजिए, ठीक है, और इस एवरेज में 16% प्रॉफिट ऐड कर दीजिए आप रिटेलर का, यानी कि उस मेडिकल शॉप वाले का। इस तरीके से आपके इस मेडिसिन की प्राइस फिक्स की जाएगी, ओके। सीलिंग प्राइस, द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग्स is determined on the basis of simple average of price to retailer of all branded as well as generic version of that particular drug formulation having minimum market share of 1%, और उसके बाद रिटेलर का मार्जिन जोड़ दीजिए 16%, तो ये सीलिंग प्राइस फिक्स हो जाती है। अब ये तो हो गई शेड्यूल ड्रग्स की बात जो लिस्ट में ऐड हो गई। जो लिस्ट में ऐड नहीं हुई उनका क्या? वो कहलाती हैं नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, ओके। ये प्राइस कंट्रोल में नहीं आती हैं, इन्हें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है एनपीपीए से, ये अपनी जो मर्जी चाहे प्राइस फिक्स कर सकती हैं। बट इवन देन एनपीए इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द प्राइसेस ऑफ सच ड्रग्स। ऐसा नहीं कि मनमाने दाम पे हर कुछ प्राइस वसूल किए जा रहे हैं, नो। एनपीए फिर भी आपके ऐसी नॉन शेड्यूल ड्रग्स के प्राइस को मॉनिटर करेगा और करेक्टिव मेजर भी लेगा अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। और अगर आज हम अपने पूरे फार्मा मार्केट की बात करें तो ये जो शेड्यूल ड्रग्स हैं ये हार्डली कवर करती हैं 17 to 18% ऑफ द एस्टिमेटेड मार्केट, ठीक है। यानी कि आपका ऑलमोस्ट मोर देन 80% मार्केट अभी भी टोटली
फ्री है, टोटली डी कंट्रोल्ड है, दैट इज नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स से बना हुआ है। ठीक, सिर्फ हार्डली 18% ड्रग्स हैं जिन्हें हमने इस लिस्ट में डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ड्रग्स। और इस लिस्ट में हम लोग सिर्फ दवाइयों को ही नहीं, अब हम लोग इक्विपमेंट्स को भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेडिकल डिवाइसेस को, जैसे स्टेंट, इनको भी इंक्लूड किया गया, इनकी प्राइस को रेगुलेट कर लिया गया, जो हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी के टाइम डाली जाती है रॉड अंदर, ठीक है, उनको भी रेगुलेट किया गया, इनके प्राइस पर भी सीलिंग लगाई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स को ही इस लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, नो, इसमें हम लोग यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनके ऊपर भी प्राइस सीलिंग लगा सकते हैं। एनपीपीए के बारे में दो तीन बातें याद रख लीजिए प्रीलिम्स के लिए। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997, काम करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में। मेन काम क्या है? प्राइस फिक्स करना और उनको रेगुलरली रिवाइज भी करना। ड्रग कंट्रोल ऑर्डर जो इशू किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फोर्स में लाना, ठीक है, कि ड्रग्स के प्राइस कंट्रोल करने, और मॉनिटर करना है प्राइसेस को ऑफ बोथ कंट्रोल यानी कि शेड्यूल्ड ड्रग्स एज वेल एज डी कंट्रोल यानी कि नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स के भी। कंट्रोल नहीं करते पूरी तरीके से नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स के, बट फिर भी मॉनिटर तो करना पड़ता है। So that's it for this session. This was just lecture 1. I hope आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। I know कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी ली गई हैं जो टफ हैं, बट ये श्योर है कि हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं वो काफी बेसिक लेवल से ही पूछी जाएंगी आपके प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में वो कोई आपसे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज यूज एक्सपेक्ट नहीं करता, और इवन मेंस में भी वो आपसे इसके अंदर का टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछेगा। वो सिर्फ ये पूछेगा कि यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे ये जो न्यू डिस्कवरीज में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इनकी आपको कितनी अवेयरनेस है, नॉट एग्जैक्टली कि किस तरीके से फंक्शन करती हैं, बट ये किस तरीके से इस ओवरऑल रिसर्च को और ज्यादा फास्ट कर सकती हैं और ज्यादा एथिकल कर सकती हैं। ओके, सो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो टफेस्ट टॉपिक्स थे वही इंक्लूड करें, और मेरा गोल शुरू में यही रहेगा कि शुरू के जो 10-15 लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें हम इसी तरह के टॉपिक्स को पहले कवर कर लें। बाकी जो बाद में छोटी मोटी टिप्स बिट्स बच जाती हैं वो इजीली हो जाएंगी बाद में, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट यहाँ पर जो मेन मेन चीजें हैं वो हम पहले कवर करेंगे। ओके, सो दिस वाज दिस लेक्चर नंबर 1। वी विल हैव ओवरऑल 20+ लेक्चर्स इन एवरी मॉड्यूल। हमने एनवायरमेंट मॉड्यूल सीरीज भी चल रही है, हिस्ट्री मॉड्यूल भी चल रही है, एंड साइंस टेक भी। ओके, हिस्ट्री में मेरा फोकस स्टैटिक पे भी रहेगा, हिस्ट्री हम नहीं छोड़ सकते, हम स्टैटिक भी कराएंगे, और ज्योग्राफी आपका एनवायरमेंट के साथ ही हो जाएगा। पॉलिटी एंड इकोनॉमी को लेके अभी हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट अगर पॉसिबल हुआ तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट एंड ऑल दोज बॉडीज, ठीक है, उन सब पे हम जरूर सेशन करेंगे। बट पॉलिटी में मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मेंस 450+ के साथ कवर हो, ताकि उसमें स्टैटिक कम करंट के साथ टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाता है। लास्ट ईयर भी जब क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपको एथिक्स कमेटी पे मेंस 450+ में सेशन दिया था, प्रीलिम्स में भी आपको एथिक्स कमेटी पे ही क्वेश्चन आया था, राइट। तो पॉलिटी 450 के साथ कवर हो तो ही अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी। इकोनॉमी का वी विल सी लेटर ऑन हमें क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड अगर लेक्चर पसंद आया तो डू ज्वाइन द कोर्स that come at just 950 rupees. Okay, thank you, have a great day and keep learning.